जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और यह सेशन जो होने वाला है, यह आपको 3-4 एग्जाम पर जो है कि बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। क्योंकि यह जो सेशन होगा, यह आपको जीके और स्टैटिक, जीके और सभी प्रकार के जो विविध के जो क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक वगैरह, वो बहुत ही आपको अच्छे तरीके से माइंड में फिट करवाया जाएगा। तो आप लोग जिस तरह से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रहे होंगे, बस आप उसमें और दिन ब दिन मेहनत करके उसको सुचारू रूप से आप जो है कि उसको मेहनत के बल पर आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि एक एक नंबर के लिए आदमी जब एग्जाम में छूट जाता है तो बहुत ही उनको दिक्कत होता है। तो आप वैसे दिन को नहीं आने दीजिए, आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लीजिए तो आप लोग का जो है कि एग्जाम में ज्यादा टेंशन नहीं होगा। और कहते हैं जी कि बहुत सब आदमी या फिर बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, बहुत सारे योद्धा कहते हैं कि अगर व्यक्ति के द्वारा या अगर आदमी के द्वारा, अगर यह आदमी के द्वारा अभ्यास में, अगर आदमी के द्वारा अभ्यास में खून को बहाया जाए तो उसका युद्ध मैदान में पसीना बहेगा। क्या बहेगा? पसीना। यानी कहने का मतलब यह तात्पर्य है कि अभी हम प्रैक्टिस ही इतना कर ले, प्रैक्टिस ही इतना कर ले कि हम इसमें पूरा प्रैक्टिस, पूरा जो है कि जी जान लगा के करें, तब एग्जाम जब आएगा तब हम पूरा एकदम निश्चित होकर एकदम पूरा फ्रेश मूड में जाके एग्जाम को दे के आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, बहुत सारे कि 90% आदमी क्या करते हैं, एक फॉर्म भर लिए हैं, बस सो गए। अब सोचते हैं कि एग्जाम डेट आएगा तब न देखेंगे, अभी चुनाव चल रहा है, 3 महीनों के बाद देखेंगे क्या होगा। अब बस वो देखते रह जाएगा। और अभी जो उतना सीट भी नहीं है कि आराम से आप फाइट कर पाइएगा। अब मान लीजिए 5000 आरपीएफ, 5000 भी कहाँ है, 4200 है, 4200 और 400 है, मान लीजिए 4600 जो है कि कुछ है, तो 4600 कुछ है। तो इसमें समझ लीजिए कि आप फाइट अगर कीजिएगा तो आप फाइट 100 के कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। 400 जो है कि आपका एसआई का वैकेंसी है आरपीएफ में, अब समझ लीजिए पूरे इंडिया का आदमी भरेगा, सिर्फ भारत बिहार का ही नहीं भरेगा, जो कि पूरे भारत का आदमी भरेगा। समझ सकते हैं कंपटीशन कहां रहेगा। आपको पिछला बार का बता देते हैं। पिछला बार जब कांस्टेबल आरपीएफ का एग्जाम हुआ था तो 2018-19 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें 93 कटअप गया था, जो है कि आपका ओबीसी कैटेगरी का। ओबीसी का 93 गया था 120 नंबर में। समझ सकते हैं आपका लगभग 80% गया था, बरोटी 96-80% गया था। तो समझ सकते हैं इस बार आपको कम से कम 100 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप एसआई में क्वालिफाई कर पाइएगा, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए आप लोग वैसा दिन ना आए, आप तैयारी करके अभी से जाइए और एग्जाम के समय में जो है कि थोड़ा मोड़ा भी पढ़िएगा 1-2 दिन, तो आराम से आपका दिमाग मस्त में रहेगा कि हम पहले से सब सिलेबस को क्लियर करके आए हैं और अच्छा से मेहनत करके आए हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो भी आप हमारे चैनल से देखते हैं, आप अपने पार्टनर से या फिर आपका जो नजदीकी होगा जिससे आपका जो है कि बात होता होगा, तो आप उससे डिबेट के रूप में उनसे क्वेश्चन ही पूछिए। कि मान लीजिए कि आप हमसे आप सुन के यह बात याद रखें, आप जाके किसी दूसरे दोस्त को बता दीजिए और उससे भी पूछिए कि आप हमको क्वेश्चन पूछे, और जो डिबेट चलेगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। नहीं तो आप गौर किए होंगे कि जो क्वेश्चन आदमी या जो मान लीजिए हम पढ़ते हैं बाहर में रह के, हम घर गए, मेरे यहाँ कोई रिलेशन का आदमी आया और हमसे पूछता है कि आप किस चीज का तैयारी करते हैं, आप बताइएगा हम कंपटीशन में रेलवे का, एसएससी का या जीडी का तैयारी करते हैं, जो भी करते हैं बताते होंगे। तो वो क्या करते होंगे, आपका ट्राई करने के लिए वो 1-2 क्वेश्चन पूछ देते हैं। या फिर बचपन में भी आप लोग को पूछे होंगे कि बताइए तो जो है कि अभी राष्ट्रपति के है, प्रधानमंत्री के है, ऐसे पूछ देते हैं। और आप जब नहीं बता पाते हैं तो या फिर बता देते हैं तो वो मान लीजिए कि आपको वो जिंदगी भर याद रहता है कि वो आदमी आया था और यह क्वेश्चन हमको पूछा था, ऐसा बहुत याद रहता है। तो इसका मतलब आप डिबेट के रूप में जब किसी दूसरे आदमी से आप सुनिएगा तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो बस ये सब आपको जुगाड़ बताते हैं याद रखने का और फायदा उठाने का। फालतू का बात करने से जो कि कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे इलेक्शन खत्म होगा तुरंत एग्जाम डेट आएगा और आप सोच भी नहीं पाइएगा और एग्जाम करके चल जाएगा और आप अच्छा नहीं कर पाइएगा, फिर दिक्कत वाली बात है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भारत राष्ट्र कांग्रेस। भारत राष्ट्र कांग्रेस में आज जो जहां तक हो पाएगा हम इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर जो है कि लुसेंट का जो विविध टॉपिक दिए थे दिवस, हम लोग वो महत्वपूर्ण दिवस भी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 चीज पे हम लोग फाइट करने वाले हैं। तो चलिए भारत राष्ट्र कांग्रेस आप लोग बस बेसिक समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम इसको जो है कि आपको जो शॉर्ट में क्वेश्चन रहेगा हम उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनी लगभग 1492-98 यानी कि 15वीं शताब्दी से आना शुरू हो गया था। तो उसमें से विभिन्न प्रकार से यूरोपीय कंपनी आए और उसी यूरोपीय कंपनी में से आने के क्रम में जो है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आ रहे थे, वह आने से पहले ब्रिटेन के महारानी उस समय एलिजाबेथ प्रथम थे। एलिजाबेथ प्रथम
के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 को किया गया। 31 दिसंबर पक्का पक्की 1600 को बीईईसी यानी कि बीईआईसी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया, याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम के काल में। और जब वह भारत आया तो भारत में आके जो है कि व्यापार वगैरह करना शुरू किया या मसाला का व्यापार करना शुरू किया, तो इसी के क्रम में उन्होंने आगे चलकर जो कि करते करते धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश किया। और धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश किस लिए किया? क्योंकि भारत के अंदर में कोई जो है कि आपका शासन करने वाला या कोई राष्ट्र लेवल पे वैसा व्यक्ति नहीं था जो कि भारत को एकजुट करके रखे। यानी कि भारत विभिन्न प्रकार के प्रांत और क्षेत्र में बटा हुआ था और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा अपने क्षेत्र में सिर्फ सेल्फिश के रूप में शासन कर रहे थे कि हम जो करेंगे हम अपने क्षेत्र में करेंगे। यानी कि मान लीजिए हम बिहार से संबंध रखते हैं तो झारखंड में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का जब असंगठित क्षेत्र देखा भारत में, यानी कोई संगठन नहीं देखा, एकजुटता नहीं देखा, तो ब्रिटेन के व्यक्ति या अंग्रेज जो थे बहुत होशियार थे, तो उन्होंने इस तरह का फायदा उठाते हुए और देखा कि अगर हम किसी के राजा के साथ युद्ध लड़ रहे हैं तो उसके साथ कोई दूसरा राजा उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम आसानी से उस युद्ध को जीत जाने के क्रम में, या फिर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आए जिसमें से आप लोग को पता है कि आगे चलकर धीरे धीरे 1757 ईस्वी का युद्ध हुआ। 1757 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था वह आपके बंगाल के जो उस समय जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, और जो है कि ब्रिटेन के तरफ से जो है कि आपका रॉबर्ट क्लाइव थे। ब्रिटेन के तरफ से या कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और जो है कि बंगाल के तरफ से लड़ने के लिए आपके सिराजुद्दौला थे। तो इस तरह से जब जो है कि वहां पर भी असंगठित क्षेत्र को देखा, यानी वहां पर भी कोई एकजुटता को नहीं देखा, क्योंकि वहां पर भी मीर जाफर उसके साथ धोखा कर दिया था। यानी जब उसके अंदर में ही रहने वाला व्यक्ति जब सही से उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है शासक का, क्या वो बेचारा कभी जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो मीर जाफर ने ही धोखा से सिराजुद्दौला को हरवा दिया और वहां पर अंग्रेज जीत गए। और जैसे ही 1757 का प्लासी का युद्ध जो है कि आपका यह क्षेत्र जो था यह पश्चिम बंगाल में था, नदिया जिला के अंदर में स्थित है और यह भागीरथी नदी के तट पर है प्लासी का युद्ध मैदान। तो जैसे ही जीता, तो जीतने के बाद धीरे धीरे जो है, जीतने के बाद धीरे धीरे जो है आपका वो भारत के अंदर में जो है कि वह राजनीति में भी प्रवेश करने लगा। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि धीरे धीरे आपका पहले से व्यापार कर रही थी, व्यापार करने के साथ साथ जो है कि वह राजनीति में प्रवेश की गई। और राजनीति में जैसे प्रवेश किया तो वह भारत के अंदर में कानून वगैरह में भी हस्तक्षेप करने लगा। और जैसे ही 1757 का जब युद्ध जीता ब्रिटेन ने, तो ब्रिटेन के महारानी या राजा महाराजा ने जो है कि 1757 में एक नया पद बनाया जिसका नाम था गवर्नर का पद। कौन सा पद? यानी जैसे बंगाल को जीत लिया तो बंगाल में नवाब वहां से भाग गए और वहां पर जो कि अंग्रेज का शासन हो गया। तो जैसे अंग्रेज का शासन हो गया तो वहां पर ब्रिटेन के महारानी ने जो है कि वहां पर एक नया पद बनाया, गवर्नर का पद। और उस गवर्नर के पद पर जो युद्ध में लड़ रहे थे ब्रिटेन के तरफ से या अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव को ही बैठा दिया। तो याद रखिएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव बैठे। और आगे चलकर जो है कि उन्होंने जो है कि आगे चलकर और भी युद्ध हुआ। 1764 में आप लोग को पता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और यह बक्सर का जो युद्ध का मैदान है वो बिहार में है। कौन है? बिहार में है बक्सर का युद्ध का मैदान। तो याद रखिएगा वह भी युद्ध का जो है कि जीत लिया गया था अंग्रेज के द्वारा, और जो है कि वहां पर एकदम फिक्स रूप से जो है कि भारत में राजनीति में प्रवेश कर गया। और इस तरफ प्रवेश करते करते वो जो है कि बृहद पैमाने पे भारत में प्रवेश कर गया राजनीति में, और व्यापार तो चल ही रहा था। तो इस क्रम में जो है कि वह आगे चल के 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के महारानी ने अपना कानून वगैरह बना के इंडिया भेजने लगा। तो 1773 में जो कानून बना के भारत में भेजने लगा, तो ये भेजने के क्रम में उसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहे। और इस तरह से धीरे धीरे वह समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो है कि अधिनियम भेजे, जैसे 1773 का अधिनियम, उसके बाद 1781 का जो है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस तरह से भेजते 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 विभिन्न प्रकार के भेज रहे थे। तो उस भेजने के क्रम
क्रम में आपका 1857 का विद्रोह हुआ। क्या हुआ? 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण आप लोग को हम बता चुके हैं, उससे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। तो 1857 का विद्रोह वगैरह भी आपका इंडिया का आदमी हार गया, यहाँ का आदमी अंग्रेज से। और हारने के बाद इस तरह से आगे चल के भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के आधुनिक युग के जो है कि मनुष्य वगैरह हुए, और आधुनिक युग के महापुरुष ने धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया कि आखिर अंग्रेज जो इस तरह से शोषण कर रहे हैं हम लोग उसे भगाना चाहिए, और भगा के जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं हम लोग उसे छुटकारा पाएंगे। तो याद रखिएगा आगे चलकर 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा 1885 ईस्वी से पहले भी विभिन्न प्रकार के संगठन का निर्माण हुआ इंडिया में, लेकिन उतना ताकतवर संगठन के रूप में उभर नहीं पाया। लेकिन 28 दिसंबर 1885 को भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। और एओ ह्यूम जो थे इनका संबंध स्कॉटलैंड से था, वह एक पक्षी विज्ञानी भी थे और वह एक असैनिक सेवक भी थे। वह सैनिक सेवक के साथ साथ वह एक पक्षी विज्ञानी थे और उसका संबंध स्कॉटलैंड से था, और वह भारत में जो है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक के रूप में काम किया। याद रखिएगा भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना जो किया गया था उसका स्थापना होने वाला था 24 दिसंबर को ही। कब होने वाला था? 24 दिसंबर को ही होने वाला था 1885 को इसकी पहली बैठक, लेकिन पुणे में होने वाला था। पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण उसका स्थान क्षेत्र बदल के दे दिया मुंबई। क्यों दे दिया? मुंबई। और 4 दिन के बाद 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की जो पहली बैठक होती है वह मुंबई में होती है। कहां में होती है? और मुंबई के अंदर में आप लोग को पता है ग्वालिया टैंक है एक जगह, और ग्वालिया टैंक के अंदर में एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर ही इसकी पहली बैठक हुई थी 28 दिसंबर के दिन, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कितना प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। और याद रखिएगा इसका स्थापना इसलिए किया गया था कि भैया समय समय पर जो है कि अंग्रेज से हम मांग करेंगे विभिन्न प्रकार का, जिससे कि हम लोग को अधिक से अधिक छुटकारा मिले और आजादी मिले, हम भी खुल के जी पाए और हम लोग का संविधान एक अलग से बने और हम लोग जो है कि आजाद भारत बन जाए। क्या बन जाए? आजाद भारत बन जाए, जिससे कि हम लोग कोई भी डिसीजन अपने आप ले सके। तो याद रखिएगा कि 1885 में इसकी पहली बैठक होती है, और उसी समय फिक्स किया गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन जो होगा वह साल ब साल होगा, यानी कि प्रत्येक साल दिसंबर माह में फिक्स किया गया कि दिसंबर माह में भारत राष्ट्र कांग्रेस का जो बैठक होगा वो प्रत्येक साल दिसंबर माह में आयोजित होगा, और जो है कि अंग्रेज से बहुत सारा चीज का मांग किया जाएगा। तो याद रखिएगा आगे चलकर विभिन्न प्रकार के मांग किए, 85 में, 86 में, 87 में, 88 में, 89 में, 90 में, 91 तक मांग किए। लेकिन जब मांग करने लगे कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा, तो इसके दबाव में आकर आपका 1892 का अधिनियम आया ब्रिटेन से। कौन सा अधिनियम? तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है भारत के अंदर में ब्रिटेन के द्वारा वैसा कौन सा अधिनियम को पारित किया गया या लाया गया जो कि कांग्रेस के दबाव में आके पारित किया गया था। तो आप लोग का माइंड काम करवाइएगा अच्छा से, एकदम धैर्य रख के कि कांग्रेस का स्थापना सबसे पहले तो 1885 में हुआ है, और उसके बाद जो सबसे पहला वाला आया है वही उसके दबाव में आया है, यानी कि 1892 का अधिनियम। और 1892 के अधिनियम में आप लोग को पता होगा कि पहली बार 1892 के अधिनियम में ही जो है कि हम लोग को पता है कि उसमें जो है कि आपका अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत 1892 अधिनियम के तहत हुआ। और आप लोग को पता है कि उसी वर्ष जो है कि बजट का भी शुरुआत हुआ। बजट का शुरुआत हुआ, लेकिन बजट पर वैसे चीज पर शुरुआत हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि भारत के अंदर में 5 लाख रुपया प्रत्येक साल खर्च करना है, तो उसका जो भी मसौदा तैयार करेगा कि कौन से क्षेत्र पे कितना खर्च करना है वह सिर्फ अंग्रेज फिक्स करते थे, लेकिन बजट को यहां पर देगा, लेकिन वो सारा डिसीजन अंग्रेज लेगा। उसमें जो है कि भारत के व्यक्ति को शामिल किया, लेकिन उसको जो है कि कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया, यानी कि बजट पर बहस करने का अधिकार जो है कि भारतीयों को नहीं दिया। तो ये सब क्वेश्चन याद रखेगा 1892 के अधिनियम के तहत। और पहली बार जो है कि इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया। तो ये सब
क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा 1892 के अधिनियम में। कम से कम आप अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत करवाइएगा 1892 में, और आगे चलकर 1919 का अधिनियम आएगा, उसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत 1919 में, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार भी करते हैं, यानी कि 1892 में याद रखिएगा आप लोग अप्रत्यक्ष चुनाव और 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव। तो याद रखिएगा 1892 का जो अधिनियम आया था वह कांग्रेस के दबाव में आया था। अब हम लोग बात करते हैं कांग्रेस से संबंधित जो है कि विभिन्न प्रकार का चीज। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस का जो स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उस समय जो गवर्नर थे अंग्रेज के तरफ से वह लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इनके ही काल में भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम ने काम किया था, और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि इसका जो पहले नाम था दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम दिया गया है। किसके द्वारा नाम दिया गया है? दादा भाई नौरोजी ने भारत राष्ट्र कांग्रेस का नाम दिया है। किसने नाम दिया है? दादा भाई नौरोजी ने भारत राष्ट्र कांग्रेस का नाम दिया है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसका जो पहले नाम था वह था भारतीय राष्ट्र संघ। आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जब इसका स्थापना किया जा रहा था तो उस समय उसका नाम था भारतीय राष्ट्र संघ, लेकिन आगे चल के दादा भाई नौरोजी वगैरह जब अध्यक्ष बनते हैं तो वो इनका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। क्या रख दिया? तो क्वेश्चन पूछेगा भारत राष्ट्र कांग्रेस का नाम किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी, क्योंकि वो भारत के तरफ से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर दादा के नाम से काम करते थे। ये क्योंकि दादा का भार थोड़ा सा घर में ज्यादा रहता है, जो भी बोलते हैं वो जो है कि करना ही पड़ता आदमी को। तो याद रखिएगा वो दादा ने ही नाम दिया था। दादा का मतलब दादा भाई नौरोजी, और जिसको जो है कि वृद्ध पुरुष थे उनका बात रखना बहुत जरूरी था, इसीलिए भारत राष्ट्र कांग्रेस का बोलेगा नामकरण किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। क्योंकि दादा भाई नौरोजी ही व्यक्ति थे जो कि आपका पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो कि ब्रिटेन के अंदर में जाके लोकसभा चुनाव जीत गए, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जाके जीत गए। 1892 में ही जीते थे फिरिंसबरी लोकसभा से। तो याद रखिएगा उसके अंदर जरूर वो काबिलियत थी जो है कि हम कुछ भी कर सकते हैं भारतीयों के लिए। क्योंकि आगे चलकर उन्होंने एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है लिखते हैं जिसका नाम है आपका जो है कि द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे, और इन्हीं पुस्तक में इन्होंने जो है कि आपका धन के निष्कासन का सिद्धांत 1901 में दिया था। और धन के निष्कासन का मतलब है कि आपका किसी ना किसी रूप में ब्रिटेन के व्यक्ति भारत से धन को निष्कासित करके अपने यहां लेके जा रहे हैं, और उसी को जो है कि दिखाने का काम किए थे नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं, जो है कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण, तो आप लोग जो है कि ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का सवाल आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। मुंबई के अंदर में हुआ था, आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, और 72 प्रतिनिधि में से सिर्फ 2 मुस्लिम थे। सिर्फ कितने मुस्लिम थे? 2 मुस्लिम थे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी का मतलब होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी धर्म से थे। किस धर्म से थे? पारसी धर्म से थे। अगला क्वेश्चन, और इसी अधिवेशन में आप लोग को पता है कि लॉर्ड डफरिन ने कल भी बताए थे कि इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता के अंदर में जो है कि गार्डन पार्टी दिया था। क्या? कौन सा पार्टी? गार्डन पार्टी कलकत्ता के अंदर में दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बने थे कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में दूसरे में, तो उसमें जो है कि वह पार्टी देने का काम किए थे डफरिन ने। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के संदर्भ में एक कथन बोला है कि कांग्रेस जो है वह सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। वह डफरिन ने बोला है। किसने बोला है? डफरिन ने बोला है। याद रखिएगा। और ऐसा हम बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे अभी कि किसने क्या कहा है कांग्रेस के संदर्भ में, तो आप लोग जो है कि समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर
प्रार्थना, याचना तथा विरोध एवं राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और आप लोग को बता दे, बाल गंगाधर तिलक जो थे वह आपका पूर्णतः या फिर घोर विरोधी थे किसका? कांग्रेस का। यानी कांग्रेस का बहुत विरोध करते थे बाल गंगाधर तिलक, और यह गरम दल के नेता थे। आप लोग को पता है तो उसमें से बता दे, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति कभी भी भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन बने हैं? बाल गंगाधर तिलक। और आप लोग को पता है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे, जो है कि कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और हम भी बताने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, बता देंगे आगे। हाँ, लोकमान्य के नाम से जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन आगे हम बता देंगे, याद आएगा तो। अगला क्वेश्चन, हाँ याद आ गया, बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे महापुरुष बने हैं जो कि भारत की आजादी के लिए सबसे पहली बार जेल भी गए और कई बार जेल गए हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि सबसे अधिक बार जेल की हवा खाने वाले जो व्यक्ति बने हैं भारत को आजाद कराने में, वह बाल गंगाधर तिलक बने हैं। कौन बने हैं? बाल गंगाधर तिलक बने हैं। बहुत क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा, क्योंकि उसी में आप लोग को पता है लाल बाल पाल तीन व्यक्ति थे जो कि आपके गरम दल से संबंध रखते थे। यानी कि लाल से लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। और बिपिन चंद्र पाल का एक कथन है कांग्रेस के संदर्भ में कि यह सिर्फ याचना करने वाली संस्था है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को किस व्यक्ति ने कहा है कि यह सिर्फ याचना करने वाली संस्था है, तो आप लोग को हम जुगाड़ दे देते हैं। जुगाड़ से याद रख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। याचना यानी यू आके चो नो आके, लास्ट में नो आ रहा है, और विपिन के लास्ट में भी नो आ रहा है। यानी कि याचना करने वाली संस्था जो बोला है वो विपिन ने बोला है। किसने बोला है? विपिन ने बोला है, यानी विपिन चंद्र पाल ने बोला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। आप लोग को बता दे कि आप लोग को शुरू से बताते हैं, 1907 के अंदर में गरम दल और नरम दल में फूट हुआ था। सूरत अधिवेशन जो कि आपका गुजरात में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने किया था आपका सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। लेकिन आगे चलकर जो दोनों में सुलह होने का काम किया, सुलह यानी 16 में सुलह, यानी अगर बोलेगा दोनों मिला कब, तो 1916 में। तो याद रखेगा मिलने का मतलब हो गया सुलह, ना कि सुलह हो गया है, मामला सॉल्व हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सुलह हो गया है। यानी कि सुलह जो हुआ है 16 में, सुलह जो हुआ है वह कब हुआ है? 16 में। तो याद रखिएगा कि सुलह जो हुआ है 16 में, और अलग हुआ था 7 में। और सुलह जो हुआ है वह लखनऊ में, और लखनऊ के उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1916 में, लखनऊ के अंदर जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जब एग्जाम में आएगा तो आराम से बना लीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि और हम और पिताजी के बीच मान लीजिए बच्चा के में जब हम लोग को मार लगता था तो हम लोग जो है कि उनका पैर पकड़ लेते थे कि हमको माफ कर दीजिए। तो इसका मतलब माफ जो किया गया है गरम दल और नरम दल में जब मिलन हुआ है तो उसका चरण छुआ गया था। तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने सुलह करवाया था क्योंकि वह चरण को छुआ था। यानी 1916 में सुलह, सुलह तब हुआ जब चरण को छुआ। यानी अंबिका चरण मजूमदार 16 में थे। और जब आपको अध्यक्ष थे, और जब आपको इस तरह से बताएंगे तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा, किसी भी चीज को कैपेसिटी के तहत आराम से क्वेश्चन एग्जाम में मार्क आइएगा। जैसे एग्जाम में आ गया 1916 का अध्यक्ष किसने किया था, अब आप लोग रट के गए हैं, रटने के वाला जो है कितना रटिएगा, जीके रटिए कितना रटिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग को जब 1916 मिलेगा देखता अच्छा 16 में सुलह हुआ था, तब चारों ऑप्शन जब देखिएगा तो आपका दिमाग अच्छा चरण दिख रहा है। अब बताइए तो वहां पर चरण चरण बोल रहे थे, मारो चरण, तो हाँ चरण सही हो गया। जब बाहर निकलेगा तो हम सही करके आ गए हैं। अच्छा सही तब कीजिएगा जब आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप फॉलो कीजिएगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? आप लोग यहां समझने का प्रयास कीजिए, यहां भी क्वेश्चन बच्चा फंसता है। 2 क्वेश्चन में आपको हम क्लियर करवाते हैं, जहां पर डाउट होता है हमको पता है बच्चा कहां फंसता है। आप लोग को बता दे
तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर बच्चा फंसता है क्वेश्चन में कि 1938 और 1939 का जो ईस्वी था बहुत विवादास्पद ईस्वी था, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष बनने के क्रम में या उसके अध्यक्ष बनने के होड़ में बहुत ही वहां पर जो कि उथल पुथल देखने के लिए मिला था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1938 का जो अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता जो है कि सुभाष चंद्र बोस बनने कर रहे थे, लेकिन उसके विरोध में जो मैदान में उतारा था खिलाड़ी उसके अध्यक्ष बनने के लिए, वो आपका उतारा था महात्मा गांधी ने अपना कैंडिडेट को उतारा था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, तो पट्टाभी सीतारामैया वहां पर हार गए और वह नहीं बन पाए, और अंततः 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने किए, और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया। किसका किया? हरिपुरा। किसका किया? हरिपुरा। और आप लोग को पता है कि हरिपुरा जो है वह किस राज्य में है? तो आप लोग को बता दे कि हरिपुरा जो है वह गुजरात में है। कहां में है? गुजरात में हरिपुरा। कहां में है? गुजरात। गुजरात में हरिपुरा। कहां पे है? गुजरात में। कुछ गिर गया था वो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हरिपुरा कहां हो गया? गुजरात में। हरिपुरा हो गया गुजरात में। आप लोग को अच्छा सुनिएगा, 1938 ईस्वी में हुआ हरिपुरा में। हरिपुरा क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, सबसे पहले उसका अध्यक्ष कौन किया बने थे? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने जो किया था हरिपुरा, वो किस राज्य में है? तो याद रखिएगा हरिपुरा गुजरात में है। किस राज्य में है? तो हरिपुरा में 4 अक्षर है, गुजरात में 4 अक्षर है। गुजरात में 4 अक्षर, तो याद रखिएगा। उसके बाद जब 1939 का जब अधिवेशन होने लगा कांग्रेस का, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपके सुभाष चंद्र बोस ही चुन गए। अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस ही चुन लिए गए, लेकिन वो जो चुने गए 1939 में, वो त्रिपुरी में चुने गए। कहां चुने गए? त्रिपुरी। और त्रिपुरी जो आपका जगह है वह मध्य प्रदेश कहां में है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी नाम का जगह है मध्य प्रदेश में। कहां में है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है और आपका हरिपुरा गुजरात में है। तो लेकिन जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देके हट गए 1939 में कुछ दिन के बाद, तो उसके जगह पे जो आपके कुछ दिन के लिए सदस्य के रूप अध्यक्ष के रूप में काम संभालने के लिए गए थे, वो राजेंद्र प्रसाद गए थे। कौन गए थे? बहुत ही मस्त क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के हटने के बाद या त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। तो यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस व्यक्ति का कथन था कि यदि हम, किस व्यक्ति का कथन था, यदि हम मेढक के तरह या बरसाती मेढक के तरह एक वर्ष में एक बार टर्राएंगे या हल्ला करेंगे तो हमें आजादी कभी नहीं मिल पाएगी, या इस तरह से आजादी कभी नहीं मिल पाएगी। तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। क्योंकि वहां पर पता है कि कांग्रेस जो टर्राते थे वो वर्ष में एक बार टर्राते थे, वो दिसंबर महीना में। किस महीना में? दिसंबर महीना में टर्राते थे। तो याद रखिएगा कि यदि हम मेढक के तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो हमें जो है कि आजादी नहीं मिल पाएगी। यह कथन है किसका? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक का है। लेकिन आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मेढक जो टर्राते हैं वह मैथुन के टर्राते हैं, वैसा क्वेश्चन एग्जाम का पूछ लिया गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन फास्ट बोलते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा हुआ या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका था? यह सर सैयद अहमद खान का था। किसका था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा दिया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत भी यही करवाया था। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत भी सर सैयद अहमद खान ने करवाया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए,
कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यह कथन किसका है? तो आप लोग को बता दे कि अगर किसी व्यक्ति पे कर्ज ज्यादा आ जाता है, अगर किसी व्यक्ति पे कर्ज ज्यादा आ जाता है तो वह लड़खड़ाने लगता है, उसका कोई अता पता नहीं रहता है। यानी कि लड़खड़ाना शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो याद रखिएगा, उस लड़खड़ाता आदमी तभी है जब उसके ऊपर कर्ज या बोझ चढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, लड़खड़ाना शब्द के स्टेटमेंट में आएगा तो आप लोग कर्जन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? लॉर्ड कर्जन, जो कि बंगाल विभाजन हुआ था जिसके काल में, और याद रखेगा कि उसी के काल में जो है कि आपका रेलवे बोर्ड का भी स्थापना किया गया था। उन्हीं का कथन था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यानी लड़खड़ाती तभी है जब कर्ज का बोझ बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन सा भारतीय व्यक्ति भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे? तो याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी भारत के अंदर में जो पहले आईसीएस बने थे वह भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसा क्वेश्चन याद रखना। और आप लोग को बता दे कि आईसीएस से भगने वाले या आईसीएस से बर्खास्त होने वाले भी पहले व्यक्ति बने थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन बने थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि 1863 में आईसीएस में सफल होने वाले पहले भारतीय बने थे। आगे बढ़ते हैं, भारत राष्ट्र कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता किया गया था, जो किस शहर में हो रहा था? तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध बेलगावी जिला जो है वह किस राज्य में है? कर्नाटक में है। प्रसिद्ध बेलगावी जिला भी कर्नाटक में है और बेलगांव अधिवेशन भी कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन भी कहां हुआ था? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1939 के भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद पर से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद। कौन बना था? और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भी कौन है? अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? और जानते हैं, आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन का पूछा था कि सेफ्टी वाल्व का संबंध किससे है? भारत की आजादी से, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना से। तो ऐसा ऑप्शन था तो आप लोग आराम से भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में था, लाला लाजपत राय ने दिया था। और लाला लाजपत राय ने ही पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में किया था। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, स्वतंत्रता के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और आप लोग को बता दे, आप लोग को बता दे, एक क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति का हम नाम लिए थे अभी, पट्टाभी सीतारामैया, और यहाँ पर लिए हैं जेबी कृपलानी। ये दो ने दो पुस्तक का रचना किया था, दोनों बता देते हैं। पट्टाभी सीतारामैया के पुस्तक का नाम है कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक जो है वह पट्टाभी सीतारामैया है, जो कि महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के रूप में 1938 में सुभाष चंद्र बोस से टकराने के लिए उतरे थे मैदान में, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन ये जो जेबी कृपलानी है, जेबी कृपलानी ने एक पुस्तक का रचना किया है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। क्योंकि जेबी कृपलानी जो थे वो बहुत ही संबंध रखते थे किससे? तो वो महात्मा गांधी से। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने चरखा चलाते थे, इसीलिए जो है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक है जेबी कृपलानी। और एक और पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ है सवान नकवी, ये नया पुस्तक है। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक है सवान नकवी। वहीं एक पुस्तक है सिर्फ पॉलिटिक्स लिखा हुआ, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। वहीं एक और पुस्तक है जिसका नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स रिलेटेड बता देते हैं। एक और पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो आप लोग को जुगाड़ देते हैं कुछ पॉलिटिक्स। आप जो है ना, बच्चा सब में जो है कि आपको ग्रामर बहुत सिखाया जाता था कि यहाँ पर इज लगाओ, यहाँ पर एम लगाओ, यहाँ पर आर लगाओ, लेकिन पता ही नहीं चलता था कि वर्ब कहाँ लगाए और जो है कि हम एडवर्ब कहाँ पे लगाए। तो याद रखिएगा, वो जो है कि हम उसको बनाने में लसक जाते थे। क्या हो जाते थे?
नहीं कहते ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम लसक जाएगा इसको बनाने में, यानी फंस जाएगा। तो याद रखिएगा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, ग्रामर यानी ग्रामर को बनाने में हम लसक जाते थे, यानी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो है वह आपका लास्की है। कौन है? लास्की है। यानी सिर्फ पॉलिटिक्स पूछेगा तो अरस्तु है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पूछेगा तो लास्की है, अब पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पूछेगा तो नकवी सवाल नकवी। याद रखिएगा। तो ऐसे जब आप कंटेंट को कीजिएगा कवर तो लंबा दिन तक याद रहेगा और एग्जाम में फंसना ही फंसना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए, लगातार 6 वर्ष तक भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इनका संबंध भारत से नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का संबंध या उनके दादा और पिताजी का संबंध सऊदी अरब से था, और वहां से चलकर उनके दादाजी पिताजी भारत में आके बस गए थे, और भारत में आके वो आंध्र प्रदेश के एरिया में बस गए थे, और वहां से ही वह धीरे धीरे भारत में योगदान देने लगे इनने। और पता है कि इस तरह योगदान दिए आपके जो है कि बहुत प्रकार के आंदोलन में हिस्सा लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, और हिस्सा लेते लेते आगे कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए, और सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बने, सिर्फ 35 वर्ष में। सिर्फ 35 वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, और यह लगातार 6 वर्ष तक बने हैं। और बता दें इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। और यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने हैं, और 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग राष्ट्र शिक्षा दिवस को भी मनाते हैं 11 नवंबर को, याद रखिएगा। और राष्ट्र शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, और 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था किस अधिवेशन में? तो दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है कि अध्यक्षता करते हुए स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया कांग्रेस के संदर्भ में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, तो स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार जो है कि आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग याद कर लेते हैं। आज महत्वपूर्ण दिवस जो है हम लोग सब महीना का ले लेते हैं, और आगे आपको बार बार हम दिवस बताते हैं, तो आप लोग अगर उतना सुन के याद रखिएगा तो बहुत है। तो आप लोग को बताना है लुईस बरेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। लुईस बरेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रवासी भारत दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारत दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 2003 ईस्वी से भारत सरकार ने प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनमोहन सिंह ने मनवाना शुरू किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जयंती के रूप में हम लोग जो मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन उससे पहले 10 जनवरी को आपको हम बता चुके हैं विश्व हिंदी दिवस, आज के सेशन में बताए हुए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन थल सेना दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं कब? 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन पराक्रम दिवस जो मनाते हैं 23 जनवरी को, क्योंकि पराक्रम दिवस के रूप में जो है कि हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती को नरेंद्र मोदी ने मनाना शुरू किया है, लेकिन देश नायक दिवस के रूप में वो पश्चिम बंगाल ने मनाना शुरू किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, और उसी दिन हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं, और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बता चुके हैं 11 नवंबर को, आपका अबुल कलाम आजाद की जयंती, लेकिन विश्व शिक्षा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाते हैं 24 जनवरी को, यानी 24 जनवरी को 3 डेट याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्लस उत्तर प्रदेश दिवस अब प्लस 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी राष्ट्रीय बालिका ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण कर रहा है यूपी के अंदर में, तीनों कवर हो जाएगा एक ही में। यूपी के अंदर में राष्ट्रीय बालिका ने, क्योंकि यूपी के अंदर का रहेगा तो वो राष्ट्र लेवल का बालिका रहेगा, तो यूपी के अंदर में राष्ट्रीय बालिका ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यानी यूपी दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तीनों 24 जनवरी। तीनों कब होगा? 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, और उसी दिन आपको हम जुगाड़
जुगाड़ दिए हैं कि अभी जो हम मतदान करने जाएंगे हम लोग पर्यटन के रूप में घूमते हुए जाएंगे, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या भारत पर्यटन दिवस रहे या फिर आपका मतदाता दिवस रहे, दोनों 25 जनवरी को मारेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि अगला क्वेश्चन कि शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, और कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी, और सर्वोदय दिवस भी 30 जनवरी, और इसी दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी। केंद्र उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पता ही है, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, और विश्व विज्ञान 10 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अब देखिएगा 13 फरवरी के दिन होता है राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस, यानी राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस जो होता है वह 13 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं वह 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सीआईएसएफ दिवस कब मनाते हैं? तो 10 मार्च को। कब मनाते हैं? आप लोग को हम जुगाड़ दे देते हैं। आप लोग को पता है कि अगर आप एसएससी जीडी के अंतर्गत सीआईएसएफ में जॉब लेते हैं तो उनका जो है कि तिलक जो उनको मिलता है, दहेज जो मिलता है वह 10 लाख मिलता है। कितना मिलता है? तो याद रखिएगा, सीआईएसएफ आपको जुगाड़ दे रहे हैं याद करने का कि सीआईएसएफ दिवस हम कैसे याद रखें, हम भूल जाते हैं। तो हम कैसे जुगाड़ याद रखें आप हमसे समझिए। तो याद रखिएगा, अगर आपका सीआईएसएफ में जॉब लगता है तो सीआईएसएफ में जॉब लगने के बाद जो उनका जो वो तिलक मिलता है या दहेज मिलता है वह लगभग 10 लाख तो मिल जाता है, यानी 10 लाख जो मिलता है पैसा मिलता है। पैसा को हम लोग बोलचाल के भाषा में माल बोल देते हैं। तो याद रखिएगा 10 लाख माल, 10 लाख माल, 10 लाख माल, माल से मार्च बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? मार्च, यानी 10 मार्च को सीआईएसएफ दिवस। और सीआईएसएफ का स्थापना 1969 को हुआ था, 1969 को हुआ था सीआईएसएफ का। बीएसएफ 1965 में, आईटीबीपी 1962 में, और एसएसबी 1963 में। आगे अगला क्वेश्चन बताना है कि विश्व खुशहाली एवं गोरैया दिवस। तो याद रखिएगा, विश्व प्रसन्नता रहे या खुशहाली रहे, और खुशहाल हम तब होते हैं जब देखते होंगे कि बिहार के अंदर में जो गोरैया रहता है, इसको हम लोग स्पैरो कहते हैं, वह बहुत चुन चुन करते करते घर में घूमते रहती है, इसका मतलब वो खुशहाल रहती है। यानी खुशहाल हम तभी होते हैं जब हम गोरैया को देखते हैं 20 मार्च को। कब देखते हैं? 20 मार्च को। तो ये सब क्वेश्चन एकदम याद कर ही लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च। 21 मार्च को वानिकी दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस भी 22 मार्च। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु 23 मार्च। आप लोग को हम जुगाड़ दिए हैं, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी देने के उपलक्ष्य में राम का मौसम खराब हो गया, यानी राम मनोहर लोहिया दिवस, अब प्लस में सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का शहीद दिवस, अब प्लस उसका मौसम खराब हो गया, यानी कि राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो मनाते हैं, ये तीनों का तीनों मनाते हैं हम लोग 23 मार्च को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि टीवी दिवस 24 मार्च। टीवी दिवस 24 मार्च। टीवी दिवस 24 मार्च। लेकिन टेलीविजन वाला दिवस बताइए हमको कौन होता है? आप रोज टीवी टीवी बोलते हैं, तो टेलीविजन जो था देखने वाला, वो याद रखिएगा, हम लोग एक नागरिक है। जुगाड़ देते हैं, हम दिवस पढ़ रहे हैं इसलिए आपको जुगाड़ कैसे देते हैं आपको याद रह जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चा को दिवस याद नहीं रहता है, किसको याद करता है तो। लेकिन आप मेरे साथ अगर रहिएगा तो आपको याद करवा देंगे। देखिएगा, हम लोग नागरिक हैं। हम लोग क्या है? नागरिक है। तो नागरिक जो है, तो हम पक्का है कि खाना जो खाते हैं हमको तो बाथरूम जाना पड़ेगा, शौचालय जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है एक वयस्क है। सुनिएगा, हम लोग एक वयस्क हैं, साथ ही हम लोग नागरिक भी हैं, और जब वयस्क होने के साथ साथ नागरिक हैं तो इसका मतलब हमको जो है कि बाथरूम जाना पड़ेगा, यानी शौचालय जाना पड़ेगा। यानी कि वयस्क दिवस, शौचालय दिवस, नागरिक दिवस तीनों मारेंगे 19 नवंबर को। तीनों मारेंगे 19 नवंबर। लेकिन जैसे हम लोग अब सुबह सुबह बाथरूम से आए फ्रेश होके, और जैसे हम लोग 2 कदम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, हम लोग टीवी के सामने जाके बैठ जाते हैं अपना फ्रेश होके, फिर चाय चुका आता है, फिर पीते हैं। तो इसका मतलब बाथरूम से आप 19 तारीख को आए, 19 नवंबर को। ये शौचालय दिवस सबको याद रहता है 19 नवंबर को। और शौचालय में आपको 2 और सटा दिए हैं, वयस्क और नागरिक। वयस्क और नागरिक, उसी में जुगाड़ लगाइएगा।
तो जैसे आप 2 कदम आगे बढ़िएगा, 2 कदम बढ़ना है शौचालय होने के बाद, तो 2 कदम जैसे आप आगे बढ़िएगा, आप जाके टीवी के सामने बैठ गए, यानी 21 नवंबर को जो है कि टेलीविजन दिवस, कौन सा दिवस, टेलीविजन दिवस, और 19 नवंबर में पता कर दिए। लेकिन वहां से जैसे आप लोग वहां से 4 कदम आगे बढ़िएगा, तो आप लोग मांसाहार निषेध दिवस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, मांसाहार निषेध दिवस जो है कि हम लोग यूपी सरकार ने भी हाल ही में घोषणा किया है 25 नवंबर को, जो है कि आपका वासवानी नाम का था, उसी के उपलक्ष्य में मांसाहार निषेध यानी कि शाकाहारी दिवस के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश अपना राष्ट्र दिवस कब मनाता है? तो बांग्लादेश अपना जो राष्ट्र दिवस मनाता है वह मनाता है 26 मार्च को, 26 मार्च को मनाता है। लेकिन बांग्लादेश में जो आजाद हुआ था 1971 में, 1971 में हुआ था, और 16 दिसंबर को जो हुआ था वो 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? 16 दिसंबर को विजय दिवस और 7 दिसंबर को झंडा दिवस, याद रखिएगा। और वीरता दिवस जो मनाते हैं वो 9 अप्रैल को मनाते हैं, वीरता दिवस मनाते हैं 9 अप्रैल को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च को। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को, यह रंगमंच दिवस भी 27 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आज हम मार्च तक ही अपने सेशन को ब्रेक कर रहे हैं, हम लोग अगले सेशन में भी दिवस है तो आराम से कवर कर लेंगे, आपको आगे का सिलेबस मिल जाएगा। और जो भी छात्र लूसेंट सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे हम लूसेंट को भी लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग आराम से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। और जैसे ही महेश बर्नवाल खत्म होगा, आप वादा हम आपसे करते हैं लूसेंट को हम खत्म करवाएंगे 1 से 2 बार बीआरएसएससी के एग्जाम के पहले और एनटीपीसी एग्जाम के पहले, आप टेंशन नहीं लीजिए। लूसेंट पे हमको बहुत कमांड अच्छा से, आप टेंशन नहीं लीजिए, तो आपको लूसेंट स्पीड खत्म करवा देंगे। तो चलिए आज का सेशन जो है कि आप लोग को कैसा लगा, आप लोग जो है कि 1 बार 2 बार वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो चलिए आज के सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।